डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे एक तो कार्यशील पूंजी के प्रकार, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का प्रभाव, उसका महत्व और अनावश्यक कार्यशील पूंजी है उसका प्रभाव। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के प्रकार एक तो चिट्ठा अवधारणा के आधार पर और दूसरा है समय के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं चिट्ठा अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी के प्रकार। तो चिट्ठा अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी दो प्रकार की होती है, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और थोड़ा हम इस लेक्चर में भी उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? संस्था की जो चालू संपत्तियां होती हैं और उन संपत्तियों का जब हम योग कर लेते हैं तो इस योग को ही हम सकल कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी कि संस्था की जो चालू संपत्तियां हैं उनका योग ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। और चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जिन्हें लेखांकन वर्ष के दौरान रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी कौन सी होती है? शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का जो अंतर होता है उसको हम शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी कि एक संस्था की जितनी चालू संपत्तियां होती है उन चालू संपत्तियों में से यदि चालू दायित्वों को अलग कर दिया जाए तो जो शेष बचता है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। या यूं कहें तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर जो आधिक्य होता है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी या नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यानी कि करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर है समय के आधार पर। तो समय के आधार पर भी जो कार्यशील पूंजी है उसके दो प्रकार हैं, एक तो स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी और दूसरी होती है परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। तो परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी है वह भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौसमी कार्यशील पूंजी और दूसरी होती है विशिष्ट कार्यशील पूंजी। तो अब हम देखते हैं कि स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी कौन सी होती है। स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी वह अपरिवर्तनशील न्यूनतम राशि है जो व्यवसाय में स्थायी रूप से विनियोजित हो जाती है तथा जिसे व्यवसाय के सामान्य संचालन में नकद में परिवर्तित नहीं की जा सकती या नहीं किया जा सकता। वह स्थायी रूप से उस व्यवसाय में इन्वेस्ट हो जाती है या विनियोजित हो जाती है। तो स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी वह अपरिवर्तनशील न्यूनतम राशि है जो व्यवसाय में स्थायी रूप से विनियोजित हो जाती है तथा जिसे व्यवसाय के सामान्य संचालन में नकद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे हम स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी कहते हैं। फिर है दूसरी परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी के स्थायी स्तर से ऊपर कोई भी राशि, यानी कि जो स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी होती है उसके अतिरिक्त जो भी कोई राशि परिवर्तनशील अथवा के ऊपर होती है उसको हम अस्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी कि कार्यशील पूंजी के स्थायी स्तर से ऊपर कोई भी राशि परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है या होती है। तो यह परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी होती है दो प्रकार की। पहली होती है मौसमी कार्यशील पूंजी और दूसरी होती है विशिष्ट कार्यशील पूंजी। तो मौसमी कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसकी आवश्यकता पूरे वर्ष भर न होकर किसी मौसम में ही होती है। मौसमी कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसकी आवश्यकता हमें वर्ष भर ना होकर किसी मौसम विशेष में ही होती है। फिर दूसरी है विशिष्ट कार्यशील पूंजी। यह कार्यशील पूंजी का वह भाग है जिसकी आवश्यकता अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का
सामना करने के लिए होती है। उसे हम विशिष्ट कार्यशील पूँजी कहते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि अचानक ही हमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट है उसको पूर्ण करने के लिए हमें पूँजी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम जो पूँजी रोक कर रखते हैं, उसे हम विशिष्ट कार्यशील पूँजी कहते हैं। उसमें जो पूँजी इन्वेस्ट करते हैं, वह विशिष्ट कार्यशील पूँजी कहलाती है। अब है पर्याप्त कार्यशील पूंजी का प्रभाव या उसका महत्व क्या होता है, यानी कि एक संस्था में यदि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो तो उसका उस संस्था पे क्या प्रभाव है, उसका क्या महत्व है। तो जो पहला प्रभाव या महत्व है कि विक्रेता जो हैं उनको तत्काल में भुगतान किया जा सकता है। दूसरा है नगद छूट का लाभ। कई बार क्या होता है कि जो विक्रेता होते हैं वो यदि हम जितना माल क्रय कर रहे हैं उस माल के लिए या यदि हम उनको तुरंत भुगतान करते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ अतिरिक्त छूट होती है, उस छूट का लाभ उठाया जा सकता है। फिर है पर्याप्त लाभांश का वितरण। यदि एक संस्था है, उस संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में यदि कार्यशील पूंजी उपलब्ध होती है तो वह संस्था पर्याप्त मात्रा में लाभांश है उसका वितरण कर सकती है। फिर है ऋण क्षमता एवं उसकी साख क्षमता में वृद्धि होती है। जिस संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है, उस संस्था की जो ऋण की क्षमता है एवं जो साख है उसमें वृद्धि निश्चित होती है। फिर है बैंकों से ऋण प्राप्ति में भी सुविधा होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी का प्रभाव यह भी होता है कि जिस संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है, वह बैंकों से ऋण आसानी से प्राप्त कर सकती है। फिर अनुकूल अवसरों का लाभ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, तो उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी या नकद होना आवश्यक होता है। तो यह वही कंपनियां इस इन अवसरों का लाभ उठा सकती है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश हो या कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो। फिर क्या होता है कि कार्यकुशलता में वृद्धि। जिन संस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी संसाधन या कार्यशील पूंजी संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर है स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि। जो स्थायी संपत्तियां होती है उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। फिर है अनावश्यक कार्यशील पूंजी का प्रभाव। यदि कोई संस्था है, उस संस्था में अनावश्यक कार्यशील पूंजी है, तो उस अनावश्यक कार्यशील पूंजी का प्रभाव क्या होता है। पहला तो होता है अनावश्यक स्कंद का संग्रहण। यदि किसी संस्था में अनावश्यक या अत्यधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी पड़ी हुई है, तो फिर क्या होता है कि अत्यधिक पूंजी के कारण बिना किसी मतलब के उस पूंजी है उसको स्टॉक जो होता है या स्कंद होता है उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इससे अनावश्यक स्कंद का संग्रहण हो जाता है। और फिर दूसरा है दोषपूर्ण साख नीति। यदि अनावश्यक कार्यशील पूंजी किसी संस्था में है तो वह उसकी दोषपूर्ण साख नीति का ही प्रभाव है। फिर है प्रबंधकीय अकुशलता। यदि किसी संस्था में कार्यशील पूंजी अनावश्यक मात्रा में पड़ी हुई है, तो इसका साफ सा मतलब ये होता है कि वहाँ का जो प्रबंधक मंडल है वह अकुशल है और उसने जो आवश्यक कार्यशील पूंजी है उसका अनुमान ही नहीं लगाया कि संस्था में कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यह उसकी प्रबंधकीय अकुशलता का भी एक प्रमाण है। फिर है लाभदायकता पर प्रभाव। यदि अनावश्यक कार्यशील पूंजी कंपनी में पड़ी है, तो इससे उस संस्था की जो लाभदायकता है वह गिरेगी। फिर है अंशधारियों में असंतोष। अनावश्यक कार्यशील पूंजी का प्रभाव के कारण अंशधारी जो है उसमें असंतोष भी व्याप्त हो सकता है। और सट्टात्मक लाभों की प्रवृत्ति को बढ़ावा। अनावश्यक कार्यशील पूंजी के कारण सट्टात्मक जो लाभ होते हैं स्पेक्युलेटिव प्रकार के, उनकी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। थैंक्स।